हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एसपीडी गुरु में। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे जनगणना 2011 के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्ज़ाम अगले कुछ महीनों में ही होने वाला है, तो उसी के मद्देनज़र हम ये टॉपिक लेके आए हैं, क्योंकि काफ़ी बार पूछा जाता है जनगणना 2011 से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड मेयो। अब जानते हैं कि भारत की आज़ादी कब मिली थी? 1947 में। और 1950 में भारत देश गणतंत्र हुआ था, स्वतंत्र हुआ था 1947 में। उसके पहले भारत अंग्रेजों का गुलाम था, यानी 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारत की पहली जनगणना की शुरुआत हुई थी। उस समय अंग्रेजों का शासन था। दूसरा पॉइंट है, देश में नियमित जनगणना 1881 से शुरू हुई थी, और उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन। 1872 में पहली जनगणना, 1881 में दूसरी, और उस समय से नियमित 10 वर्षों पर जनगणना शुरू हो गई, और उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन। तीसरा पॉइंट है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 को हुई थी। जाहिर सी बात है कि 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो उसके पहले कब हुआ था जनगणना? 1941 में। उस समय तक हमारा भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही 10 सालों बाद यानी 1951 में जनगणना हुआ, तो 1947 में हमारा देश आज़ाद हो चुका था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? 1951 में। जनगणना का महाविभाजक वर्ष 1921 को कहा जाता है। चलिए महाविभाजक वर्ष को समझते हैं। आप जानते हैं जनगणना 10 वर्षों पे होता है, और इन 10 वर्षों में 1911 से लेकर के 1921 तक ये जो जनसंख्या थी, भारत की जनसंख्या जो है थी, वो घट गई थी। कितनी घटी थी? लगभग 0 समथिंग के आसपास घटी थी, और इसका टोटल मान था लगभग 70 लाख। 70 लाख जनसंख्या जो है भारत की उस समय घट गई थी। कब से कब तक? 1911 से लेके 1921 तक। और इस कारण से 1921 को जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। चलिए बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनगणना का लघु विभाजक वर्ष 1951 को कहा जाता है। यहाँ मिस्टेक है, यहाँ 1951 को लघु विभाजक वर्ष और महाविभाजक वर्ष 1921 को। ठीक उसका उल्टा है लघु विभाजक वर्ष। इसमें जो है 1941 से लेकर के 1951 तक इसमें जनसंख्या काफ़ी कम मात्रा में ही बढ़ी थी, इसलिए इसे लघु विभाजक वर्ष कहते हैं। और इसमें जनसंख्या घटी थी, इसलिए इसे महाविभाजक वर्ष कहते हैं। चलिए आगे है, जनगणना से संबंधित अनुच्छेद 246 है। आप जानते हैं संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो उन अनुच्छेदों में से 246 नंबर अनुच्छेद जो है जनगणना से संबंधित है। जनगणना का विषय है 7वीं अनुसूची के संसूची में। जनगणना किसके अंतर्गत आता है? संसूची के अंतर्गत। और वह संविधान के कौन सा अनुसूची में आता है? 7वीं अनुसूची में। जनगणना की अवधि प्रत्येक 10 वर्षों पे होती है, हम पहले भी बता चुके हैं। जनगणना का अध्ययन डेमोग्राफी यानी जननांकिकी कहते हैं। इंग्लिश में जनगणना के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी, और हिंदी में जननांकिकी। अगला है 2011 की जनगणना का क्रम था देश की 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं। देश की 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं का मतलब हुआ, जनगणना जब से शुरुआत हुआ तब से 2011 तक यह 15वीं जनगणना थी। आप जानते हैं कि जनगणना की शुरुआत कब से हुई थी? क्योंकि 2011 तक आप जब निकालेंगे तो उस समय 15 जनगणना हो चुकी थी। और स्वतंत्रता के बाद कितना नंबर पे है ये? 7वां, यानी 1951 से लेकर के 2011 तक अगर निकालेंगे तो ये इसका क्रम कितना आएगा? 7वां नंबर पर। बात समझ गए आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, और उसमें कुल प्रश्नों की संख्या कितनी थी? 29। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, और कुल प्रश्नों की संख्या कितनी थी? 29। जनगणना का शुभंकर थी प्रगणक शिक्षिका। और जनगणना का शुभंकर कौन था 2011 का? प्रगणक शिक्षिका। प्रगणक का मतलब क्या होता है? प्रगणक मतलब गणना करने वाला, और शिक्षिका का आप अर्थ समझते हैं। तो गणना करने वाली शिक्षिका जो है जनगणना का शुभंकर था 2011 का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम जनगणना कमिश्नर डब्ल्यू प्लॉडेन थे।
जनगणना कमिश्नर को हिंदी में कहते हैं आयुक्त। क्या कहते हैं कमिश्नर को? आयुक्त। यानी पूछा जा सकता है प्रथम जनगणना के आयुक्त कौन थे या कमिश्नर कौन थे, तो आप क्या कहेंगे? W. प्लॉडेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त यानी कमिश्नर कौन थे? R. गोपालास्वामी, जिनका कार्यकाल था 1949 से 1953 तक। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त थे R. गोपालास्वामी और प्रथम जनगणना आयुक्त थे W. प्लॉडेन। अगला है 2011 के जनगणना के आयुक्त थे C. चंद्रमौली। 2011 के जनसंख्या के बारे में, जनगणना के बारे में हम पढ़ रहे हैं और 2011 में जनगणना आयुक्त कौन थे? C. चंद्रमौली। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब की गई थी? 1931 में, यानी अंग्रेजों के कार्यकाल में ही 1931 में जातिगत आधारित जनगणना की जा रही थी, यानी कौन सी जाति के लोग कितने मात्रा में हैं भारत में, ये जानने के लिए जातिगत आधारित जनगणना की। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। काफी VVI है, इसको याद रखिएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? 121.05 करोड़ और उस समय यह विश्व में दूसरा सबसे बड़ा देश था जनसंख्या की दृष्टि से। पहले स्थान पे कौन था? चीन। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। 2011 में भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? 121.05 करोड़ और 2021 का डेटा अभी निकाला जा रहा है, अभी जनगणना हुआ नहीं है, निकाला जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में विश्व जनसंख्या का भाग है 17.5%। भारत में जो इतनी आबादी रहती है वो कुल धरती का कितना है? 17.5%। अकेले 17.5% जनसंख्या कहाँ रहती है? भारत में, याद रखिएगा। जिसमें पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? 62.32 करोड़ यानी 62 करोड़ 32 लाख, जो कि कुल जनसंख्या का 51.42% है। और महिला जनसंख्या है 58 करोड़ 75 लाख, जो कि कुल जनसंख्या का 48.53% है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दशकीय या वार्षिक वृद्धि दर, अगर बात करें कि प्रति 10 वर्ष में भारत की जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, तो 17.7% और वार्षिक रूप से कितनी बढ़ रही है, तो 1.64%। प्रत्येक वर्ष 1.64% भारत की जनसंख्या बढ़ रही है और दशक यानी 10 सालों में कितनी बढ़ जा रही है? 17.7%। भारत की कुल साक्षरता दर है 73%, जो कि काफ़ी कम है अन्य देशों की तुलना में। कुल साक्षरता दर 73% है। इनमें पुरुषों की साक्षरता दर है 80.9% और महिला साक्षरता दर है 64.6%। लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात 943 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष, यानी 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं, यानी कुल 1000 महिलाओं पर 57 महिलाओं की कमी है। 1000 पुरुषों पर 57 महिलाओं की कमी है। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की लिंगानुपात क्या है, तो 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। शिशु लिंगानुपात की बात करें, जिनका उम्र 0 से 6 वर्ष था, तो वो था 919 शिशु प्रति 1000 पुरुष पे। 919 बच्चियां थी और 1000 पुरुष थे। ये शिशु का लिंगानुपात था जिनका उम्र 0 से 6 वर्ष के बीच में था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चलिए घनत्व आप बहुत लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते उनको बता देते हैं। मान लीजिए कि एक एरिया है 1 किलोमीटर स्क्वायर का। कितना का एरिया? 1 किलोमीटर स्क्वायर। इसमें मान लीजिए कि 500 आदमी रहते हैं। और एक दूसरा एरिया ले लेते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर का ही, और इसमें 700 व्यक्ति रहते हैं। तो बताइए कि इसमें घनत्व किसका ज़्यादा होगा? जाहिर सी बात है कि इसमें कम एरिया में ज़्यादा लोग हैं, इसका मतलब इसका घनत्व ज़्यादा होगा 700 वाले का, और इसमें कम लोग हैं तो इसका घनत्व कितना है? इससे कम है। तो यही चीज़ दर्शाता है घनत्व, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति रहते हैं भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार। बात समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है केरल, जहाँ की 1084 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पे, यानी यहाँ महिलाओं की संख्या ज़्यादा है पुरुषों की तुलना में। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा, जहाँ की 879 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पे। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक
केंद्र शासित लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? पुदुचेरी। यानी यहाँ लिंगानुपात ज़्यादा है, यानी महिलाओं की संख्या ज़्यादा है और पुरुषों की संख्या क्या है? कम है। न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दमन एवं दीव। इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार, जहाँ की प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 व्यक्ति रहते हैं। यानी बहुत कम जगह पे बहुत ज़्यादा लोग निवास करते हैं। उस हिसाब से बिहार का जनसंख्या घनत्व क्या है? बहुत ज़्यादा था। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका था? अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते थे? 17। अगला है सर्वाधिक केंद्र शासित जन घनत्व, यानी कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो वो है दिल्ली। और कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ से जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अंडमान निकोबार। याद रखिएगा। जनसंख्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या थी 19 करोड़ 98 लाख 2011 की जनगणना के अनुसार। और न्यूनतम जनसंख्या थी सिक्किम की, जहाँ मात्र 6,70,000 जनसंख्या थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली। आप जानते हैं दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, यानी केंद्र द्वारा शासित होता है ये। और न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लक्षद्वीप। एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी वो है नागालैंड। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि जनसंख्या क्यों यहाँ घटी होगी। नागा से हम याद रख सकते हैं नाग, और नाग अपने अंडों को क्या करता है? खा जाता है, यानी जनसंख्या बढ़ी ही नहीं। बस ये याद करने के लिए है कि एकमात्र राज्य जहाँ जनसंख्या घटी कौन सा राज्य है? वो नागालैंड। सर्वाधिक साक्षरता की बात करें तो केरल में थी, आज भी है, और उस समय कितनी थी? 94%। न्यूनतम साक्षरता कहाँ है? बिहार में है। ये तो फेमस ही है, आप जानते हैं बिहार की साक्षरता दर काफ़ी कम है। 2011 के जनगणना के अनुसार कितनी थी? 61.8%। न्यूनतम महिला साक्षरता वाला राज्य भी बिहार ही है। इसमें दोनों में टॉप किया हुआ है, न्यूनतम साक्षरता में भी और न्यूनतम महिला साक्षरता में भी। यहाँ कितना है? 51.5%। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता किसकी है? लक्षद्वीप की। और न्यूनतम साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दादरा एवं नगर हवेली। अधिक जनसंख्या किस जिले की है? तो थाने की है, जो कि महाराष्ट्र में है। थाने नामक जिला कहाँ है? महाराष्ट्र में, और इसकी जनसंख्या सबसे अधिक है 2011 के जनगणना के अनुसार। वही बात करें कम जनसंख्या वाले जिला की तो दिबांग घाटी, जिसका जो कि संबंधित है अरुणाचल प्रदेश से राज्य से। अरुणाचल प्रदेश का दिबांग घाटी नाम का जिला सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है 2011 के जनगणना के अनुसार। और अंतिम है सबसे अधिक जिलों वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, जहां 75 जिले थे 2011 के जनगणना के अनुसार। और आज भी सबसे अधिक जिलों वाला राज्य उत्तर प्रदेश ही है। तो ये था हमारा टोटल जनगणना 2011 का फुल डिटेल। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आपको बताते चलें कि एक नया सीरीज शुरू किया गया है। SPD GK बुक के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनको बारी बारी से आपके समक्ष लाया जा रहा है। तो अगर आप इससे संबंधित अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही SPD GK बुक में जितने भी मॉडल सेट दिए गए हैं वहाँ हर एक पॉइंट को पूरी डिटेल में चर्चा की गई है, उसका भी वीडियो डाला जा रहा है और डाला जा चुका है। आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।